नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। संविधान की रक्षा करना, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना और जनता के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का दायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार का है और इसके पश्चात इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेगा। मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह कॉलेजियम से लिखित परामर्श प्राप्त करते तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और न्यायाधीशों को महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है और महाभियोग का प्रस्ताव माना जाता है, पास माना जाता है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार का है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का है: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत 2 तरह के क्षेत्राधिकार हैं: प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 131 के अनुसार जो मामले आते हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रारंभिक एकमेव यानी इसी में ही ये ऐसे मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में ही इनका समाधान हो सकता है। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद
दूसरा है भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दिया गया है और राज्यों के आपसी विवाद और केंद्र और राज्यों के विवाद, ये सभी जो मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ही निर्णित होते हैं। दूसरा आता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। तो यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत भी चार तरह के मामले हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहला है संवैधानिक मामला, दीवानी मामले, फौजदारी और विशिष्ट अपील्स। संवैधानिक मामले संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सार में प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको यह विश्वास है कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। यह है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामले। दूसरा है दीवानी मामले। दीवानी यानी पहला था संविधान से संबंधित कोई मामला हो, दूसरा है दीवानी वो मामले जो दीवानी विषयों से संबंधित हो, पैसों के लेन देन से संबंधित हो। अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।
दीवानी मामलों में पहले कभी 20,000 रुपये की राशि निश्चित थी, लेकिन 30वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इस राशि को समाप्त कर दिया गया है, लिमिट्स को समाप्त कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि संविधान से संबंधित अगर कोई सारपूर्ण प्रश्न निहित है तो दीवानी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तीसरा आता है फौजदारी मामले। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला है, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो। यानी फौजदारी मामले के अंतर्गत कुछ विशेष मामले हैं जिनको उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, अपील की जा सकती है। पहला है, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर, उच्च न्यायालय के उन्मुक्ति के आदेश उस न्यायालय ने नीचे के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरा है, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो। और तीसरा है, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो अपील की जा सकती है। फौजदारी मामलों में भी जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। चौथा आता है अपीलीय निर्णयों में विशिष्ट अपील्स, स्पेशल अपील्स। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उस श्रेणी में नहीं आते हों, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान की गई है उसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। यानी और सब बातें होते हुए भी अनुच्छेद 136 द्वारा अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष अनुमति दे सकता है किसी भी विवाद को ले जाने के लिए, लेकिन ये विशेष अवस्थाओं में ही किया जा सकता है। तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आता है परामर्शदात्री परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा।
तो ये हैं आज के टॉपिक से संबंधित विभिन्न क्षेत्राधिकार। तो आज हमने सर्वोच्च न्यायालय, जो भारतीय न्यायपालिका का सिरमौर स्थिति है, जिसकी जो भारतीय न्यायालय का ताज है, जिसे कह सकते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय, संपूर्ण विश्व में इसकी निष्पक्षता को स्वीकारा जाता है, काफ़ी सम्मान रखता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ रखता है और इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। धन्यवाद।